हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज में क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस किस लोगों के लिए क्या क्या हुआ है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो इस पे लॉन्च किए हैं जहां पर मैंने टैक्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए थे उसको दिया था। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आया है इस पैकेज में। सबसे पहले दिन 13 मई को वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो किया वो था एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। यहाँ पर उनके लिए 3 लाख करोड़ के लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है, जो कि विदाउट किसी सिक्योरिटी उन्हें दी जाएगी। इस पूरे लोन की गारंटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। इसके अलावा जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं, जो कि एनपीए हो गए हैं या एनपीए होने की कगार पे हैं या जिनका बिजनेस बहुत ही बुरी स्थिति में है, उनके लिए एक स्पेशल फंड का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा एक स्पेशल फंड बनाया गया है एमएसएमईज के लिए जिनके बिजनेस में ह्यूज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। इसके अलावा एमएसएमईज की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई है ताकि और भी बहुत सारे बिजनेस जो कि इसकी डेफिनेशन में नहीं आ पा रहे थे किसी भी कारण से, अब वो भी इसकी डेफिनेशंस में आ जाएंगे ताकि बहुत बड़े लेवल पे लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। इसके अलावा एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो किया गया है वो है 200 करोड़ तक के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फॉरेन टेंडर्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा फाइनेंस कंपनियां जिनकी हालत थोड़ी खराब होती जा रही थी लिक्विडिटी क्रंच के कारण, उन्हें भी फाइनेंस प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनकी की हालत खराब हो चुकी थी बिजली की खपत कम होने के कारण, उन्हें भी 90,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस प्रोवाइड कराया गया है। फर्दर ईपीएफ की जो रेट है वो भी 12% से 10% कर दी गई है 3 महीने के लिए ताकि आपके हाथ में और पैसा आ सके। उसके अलावा कुछ एलिजिबल बिजनेसेस थे उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 3 महीने का ईपीएफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का जमा कराया था, उसको और 3 महीने के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है। रेट ऑफ टीडीएस को 25% से कम कर दिया गया है और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर मैं पहले दिन के अनाउंसमेंट को अगर सम अप करूं तो इमरजेंसी फंड एमएसएमईज के लिए है 3 लाख करोड़ का, डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के है 20,000 करोड़ का, फंड ऑफ फंड्स फॉर एमएसएमई ये हो गया उनके लिए जिनके बिजनेस में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है, उसके लिए 50,000 करोड़ का। फिर ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर 20,000 करोड़ का, रिडक्शन इन ईपीएफ रेट्स 6,750 करोड़ का, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज 30,000 करोड़ का, पार्शियल गारंटी स्कीम फॉर लाइबिलिटी ऑफ एनबीएफसी 45,000 करोड़ का, लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 90,000 करोड़ का, और रिडक्शन इन टीडीएस टीसीएस रेट्स है 50,000 करोड़ का। तो पहले दिन का टोटल जो स्टिमुलस दिया गया है 20 लाख करोड़ में से वो था 5,94,550 करोड़ का। आइए अब हम बढ़ते हैं डे 2 की तरफ। डे 2 का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो था वो माइग्रेंट लेबर्स और एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए था। इसमें सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था वन नेशन वन राशन कार्ड का, जहां पर ये अनाउंस किया गया कि राशन कार्ड की जो डिजिटाइज करने की जो प्रोसेस चालू थी वो 31 मार्च 2021 तक कंप्लीट कर दी जाएगी। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा लोगों को वो है कि जो आदमी अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर काम करते हैं और वो अपने राशन का कोटा बिठा नहीं पाते हैं, वो अब वहां जाकर अपना डिजिटल कार्ड दिखाकर वहां से अपने राशन का कोटा उठा सकते हैं। के अलावा दूसरे दिन जो दूसरे बड़े अनाउंसमेंट्स हुए वो है फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट लेबर्स, रेंटल एकोमोडेशन फॉर माइग्रेंट लेबर्स। सबसे बड़ी दिक्कत जो लेबर क्लास को होती थी शहरों में आने से वो थी भाड़े में घर की, अफोर्डेबल घर उनको नहीं मिल पाता था। तो यहाँ अनाउंस किया गया है कि इंसेंटिव स्कीम लाई जाएगी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एक अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप करने के लिए लेबर क्लास के लिए। इसके अलावा जिन लोगों ने मुद्रा शिशु लोन के तहत 50,000 से कम का लोन लिया था उनको भी 2% की ब्याज दर में कटौती की जाएगी, वो भी अगले 12 महीने के लिए। उसी तरह स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी एक अनाउंसमेंट किया गया है, यहाँ पर उनको भी एक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट का कहना है इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो लोन फैसिलिटी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये सबसे पहले 10,000 रुपए से स्टार्ट होगी, उसके बाद उनके लिए ये लिमिट बढ़ा दी भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन उनकी रिपेमेंट हिस्ट्री। इसके अलावा गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम चल रही थी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो कि मिडिल इनकम हाउस होल्ड के लिए थी, जहां पर हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलती थी, तो उस सब्सिडी को भी 1 साल से बढ़ा दिया गया है। फर्दर एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए दूसरे दिन जो अनाउंसमेंट हुई थी वो था 30,000 करोड़ की एडिशनल फाइनेंसिंग, ताकि जो छोटे फार्मर है या मार्जिनल फार्मर है वो अपने पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज को पूरा कर सकें। उसके अलावा पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का कंसेशनल क्रेडिट
फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि फार्मिंग एक्टिविटीज और बूस्ट हो सके। तो अगर अपने दूसरे दिन को सम अप करें तो दूसरे दिन जो बेनिफिट्स अनाउंस किए गए हैं वो है फ्री फूड ग्रेन सप्लाई को लेके 3,500 करोड़ का, इंटरेस्ट सबवेंशन को लेके 1,500 करोड़ का, क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर 5,000 करोड़ का, हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जाएगी वो है 70,000 करोड़ की, और इमरजेंसी फंडिंग वर्किंग कैपिटल की नाबार्ड के थ्रू फार्मर्स को 30,000 करोड़ का, और एडिशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड 2 लाख करोड़ का। तो टोटल हो गया 3,10,000 करोड़ का। अब हम बढ़ते हैं तीसरे दिन की तरफ। तीसरे दिन जो मेजर अनाउंसमेंट थी वो सब एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड थी। इसमें सबसे पहला अनाउंसमेंट था कि 1 लाख करोड़ का फंड की तैयारी की जा रही है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज चेन, पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक 10,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया गया है माइक्रो फूड स्कीम्स के लिए, जहां पर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच किया जाएगा। जैसे कि बिहार में मखाना बहुत फेमस है, कश्मीर में केसर बहुत फेमस है, तेलंगाना में टर्मरिक बहुत फेमस है, तो उनके लिए एक क्लस्टर बना दिया जाएगा जहां पर ये सब जो बन रहे हैं उनको इकट्ठा करके पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करके वर्ल्ड वाइड बेचा जा सके। उसके अलावा एक 20,000 करोड़ का डेवलपमेंट फंड तैयार किया गया है मरीन और इनलैंड फिशरीज के लिए अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ताकि इनकी जो वैल्यू चेन में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी मरीन और फिशरीज को लेके कि भाई माल को प्रॉपर स्टॉकिंग नहीं की जा रही थी या डिलीवरी के लिए इनको प्रॉपर कन्वेंस नहीं प्रोवाइड हो रहा था, उस सब के लिए भी 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया है। फर्दर लाइव स्टॉक्स के लिए भी एक अनाउंसमेंट की गई है जहां पर इनके वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है ताकि जो पशुओं को फुट और माउथ डिसीज हो रही है उसको दूर किया जा सके। उसके अलावा 15,000 करोड़ का एक फंड तैयार किया गया है जो कि डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा किया जाएगा, प्लस कैटल फीड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 के आने के बाद पूरे दुनिया भर में चर्चा चल रही है इंडिया की हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, तो इसके लिए भी 4,000 करोड़ का एक फंड तैयार किया जा रहा है जिससे कि इनको भी और बढ़ावा दिया जा सके और हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स को और उगाया और डेवलप किया जा सके इंडिया में। हमारे वित्त मंत्री ने एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि बीज की कमी के कारण हमारे देश में खेती कम हो रही है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। इसके लिए बी कीपिंग के लिए एक छोटा 500 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया गया है जिससे कि बी कीपिंग को भी बढ़ावा दिया जा सके। फर्दर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट लाया जा रहा है जहां पर कोई आपदा हो या नहीं हो पर कुछ ऐसे आइटम्स उसमें दिए गए हैं जिसके लिए आप स्टॉकिंग कर ही नहीं सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट के बाद आप उस सामान को नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए भी इस एक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है जहां पर ये कहा जाएगा कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कोई आपदा या कोई विपदा आए तभी एक्टिव होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए कोई फूड प्रोसेसर है जो कि फार्मर को अच्छी प्राइस दे रहा है, लेकिन इस एक्ट के अंदर उसके पास परचेजिंग की लिमिट हो गई है कि वो इतनी ही क्वांटिटी परचेज कर सकता है, तो इसमें अमेंडमेंट होने के बाद हो सकता है फार्मर्स को और बेटर प्राइस मिले। उसके अलावा फार्मर को और बेटर प्राइस मिले अपने प्रोड्यूस का, उसके लिए भी एक सेंट्रल लॉ बनाया जा रहा है जिससे फार्मर को चॉइस दिया जाएगा कि वो अपना सामान कहाँ बेचेगा। के अलावा बैरियर फ्री इंटरस्टेट ट्रेड वो कर सकेगा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात की गई है। तो अगर हम तीसरे दिन को सम अप करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ का प्रोविजन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़, टॉप टू टोटल ऑपरेशन ग्रीन्स में 500 करोड़ का, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 15,000 करोड़ का, प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन 4,000 करोड़ का और बी कीपिंग इनिशिएटिव 500 करोड़ का। अनाउंसमेंट का टोटल होता है 1.5 लाख करोड़ का। आइए अब हम बढ़ते हैं चौथे दिन की तरफ। चौथे और पांचवें दिन जो है सिर्फ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हुई है जहां पर गवर्नमेंट अपना प्रोसेस अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है और चेंज कर रहा है जिससे कि वो और बिजनेस फ्रेंडली बन सके और बाहर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में अट्रैक्ट हो सके। तो चौथे दिन जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था वो था माइनिंग को लेके। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो माइनिंग कोल माइनिंग जो है उसको कमर्शियलाइज करेगी। उसके अलावा दूसरे माइनिंग जो इंडिया में है जैसे कि एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट है, जो जिसमें इंडिया बहुत रिच है, उसको भी धीरे धीरे कमर्शियलाइज और प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसमें इनिशियली 500 माइंस का इमीडिएट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू ऑक्शन किया जाएगा। उसके अलावा एक और चीज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई वो थी कि वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कोल माइन का बेस है इंडिया के पास, लेकिन इंडिया उसको यूज नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से, जिसके कारण उसे हर साल कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसी के लिए अनाउंसमेंट्स किए गए हैं ताकि इनको प्राइवेटाइज किया जा सके और इनका बेसी से बेसी लाभ उठाया जा सके और हमारा इंपोर्ट जो है वो कम होते जाए। इसके अलावा डिफेंस के लिए भी अनाउंसमेंट किया गया जहां पर कहा गया कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अब एफडीआई जो है डायरेक्ट रूट में
49% से 74% कर दी गई है। एयरलाइंस जो है हमारे एयर स्पेस का सिर्फ 60% पोर्शन यूज़ कर पा रही थी और बाकी जो था जो मिलिट्री के अंडर उसको यूज़ नहीं कर पा रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि इन्हें लंबे रूट लेने पड़ रहे थे और इनकी कॉस्ट बढ़ रही थी। तो यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन एयर स्पेस विल बी ईज सो दैट सिविल फ्लाइंग बिकम्स मोर एफिशिएंट, ताकि ये जो मिलिट्री एरिया है उसके ऊपर से क्रॉस कर सके, ताकि इनकी कॉस्टिंग और बेटर हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, क्योंकि आज के दिन अगर कोई भी एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसे रिपेयरिंग करना पड़ता है तो वो इंडिया में आज के दिन पॉसिबल नहीं है, उन सारे एयरक्राफ्ट को फॉरेन भेजना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इस पर भी वर्क कर रही है ताकि ये सारा काम टोटल डोमेस्टिक हो सके। के अलावा यूनियन टेरिटरीज में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और एक नई टैरिफ पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो अनइवननेस थी, जो प्रॉब्लम्स थी उस सेक्टर की, उसको दूर किया जा सके और जो सर्विस है वो और बेटर किया जा सके। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि हॉस्पिटल्स में, उसमें भी गवर्नमेंट ने वायबिलिटी गैपिंग जो होती है कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आप पूरा कर नहीं पा रहे हैं फंड के कारण या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने 8,100 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट पूरा हो सके। उसके अलावा स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है और एटॉमिक एनर्जी में भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर एटॉमिक एनर्जी में रिसर्च करके मेडिकल आइसोटोप्स बनाया जा सके। तो अगर हम चौथे दिन की बात करें तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, चौथे दिन में सिर्फ प्रोसेस और स्ट्रक्चरल चेंज की बात थी, तो यहाँ पर सिर्फ एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का अनाउंसमेंट किया गया है। अब हम पांचवें दिन आज के दिन अगर आ जाते हैं तो आज के जो अनाउंसमेंट्स थे, सबसे पहला जो अनाउंसमेंट हमारे वित्त मंत्री ने किया था वो था कि गवर्नमेंट ने बजट में मनरेगा में 60,000 करोड़ का प्रोविजन किया था, उसमें एडिशनल 40,000 करोड़ और ऐड कर दिया गया है फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज में। फर्दर सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल होगा, उसके अलावा ब्लॉक लेवल पे पब्लिक हेल्थ लैब्स किए जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन के लिए अनाउंस किया गया कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम के अंदर क्लास 1 से लेके क्लास 12 के हर सब्जेक्ट के लिए एक चैनल लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी जो पॉलिसी चेंज आई है वो आई है बैंक्रप्सी के बारे में, जहाँ पर ये अनाउंस किया गया कि जो बैंक्रप्सी की डेफिनेशन है उसे चेंज किया जाएगा और कोविड रिलेटेड जो लोगों के उधार हैं उसको इसकी डेफिनेशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 साल तक अभी कोई भी आईबीसी के केसेस नहीं होंगे और आईबीसी जाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है उसको 1 लाख से 1 करोड़ पे रेज कर दिया गया है। फर्दर कंपनीज एक्ट के बहुत सारे जो वायलेशन है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है और इंटरनल प्रोसेस कर दिया गया है इसको पेनल्टी चार्ज करने के लिए। तो इससे हमारे जो कोर्ट्स हैं वो फ्री हो पाएंगे दूसरे मैटर्स को टेकअप करने के लिए। उसके अलावा जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं वो फॉरेन में भी अब डायरेक्टली लिस्ट कर पाएगी अपने शेयर्स को। तो अगर हम आज के दिन की स्टिमुलस पैकेज की अगर बात करें तो सिर्फ एक मनरेगा का अनाउंसमेंट था जो कि था 40,000 करोड़ का। तो अगर हम पूरे 5 दिन के अनाउंसमेंट को अगर टोटल करें तो टोटल अनाउंसमेंट हुआ है 11,02,650 करोड़ का। उसके अलावा आरबीआई ने जो ऑलरेडी लिक्विडिटी के लिए जो अनाउंसमेंट्स किए थे उसका टोटल था 8,01,603 करोड़ का। और जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक स्कीम लाई थी जहां पर गरीबों को बहुत बेनिफिट दिया गया था, जैसे कि गैस फ्री में दिया जा रहा था, राशन फ्री में दिया जा रहा था। तो उसकी टोटल जो कॉस्ट थी वो थी 1,92,800 की। अगर आप इसको इन 5 दिन के स्टिमुलस में अगर जोड़ देते हैं पैकेज में तो आप देख सकते हैं टोटल जो है अनाउंसमेंट था वो था 20,97,053 करोड़ रुपए का। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।